हेलो हेलो, हाँ ठीक है, बढ़िया, ऑन है। स्टार्ट होगी क्लास, वाह, चलिए, डन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव, आप ही का दोस्त, आप ही का टीचर और आप ही का एक एक लास्ट मोड तक आपको ले जाने वाला आपका दोस्त। बात समझनी है। आज मैंने पिक्सल जो है थोड़ी इंक्रीज़ कराई है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की कंटिन्यू मेरे पास कंप्लेन आ रहा है कि सर आप लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्लियर विज़न पर नहीं आ रहे। तो उस पर करीब टेक्निकल वाले व्यक्ति हैं हमारे, इन्होंने ठीक किया। तो इसमें क्या है कि वो 25 लगभग 25 पर कुछ चल रहा था, 25 या 25,000 पे कुछ चल रहा था KBPS पर। अब वो हमने बढ़ाकर उसको 40,000 पता नहीं 4,000 पे कर दिया है KBPS। मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मैं IT फील्ड से नहीं हूँ। हाँ मुझे आता है लेकिन इतना नहीं आता है, ठीक है। मैं टेक्निकल वाले काम में नहीं घुसता, मैं एक सीधा सादा सा एक टीचर हूँ और छोटा मोटा सा एक व्यापारी। बस व्यापारी मतलब क्या कि हमारा खुद का अलग भी काम है, एजुकेशन के साथ और भी काम है। वैसे तो हम पुराने ही खिलाड़ी हैं हम लोग टीचिंग में, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक रखने वाले हैं वो टॉपिक बड़ी अच्छी खबर है कि आज का टॉपिक बड़ी अच्छी खबर है कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आराम से पढ़ाएंगे, 1 घंटे से पहले टॉपिक ख़त्म नहीं होगा और 1 घंटे में मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। एक बात याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है कि जिस तरीके से आप लोगों का मेरे साथ अटैचमेंट इंक्रीज़ हो रहा है सब्जेक्ट को लेकर और मेडिकल को लेकर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि केवल नीट यूजी को क्वालिफाई न कराना, इवन नीट पीजी को भी क्वालिफाई हम कराएंगे, लेकिन मैं केवल इसी मेडिकल फील्ड में रहूँगा। इस मेडिकल फील्ड के अलावा मुझे दूसरी फील्ड के साथ टाई अप नहीं करना है। जैसे मेरे साथ बहुत सारे ऑफ़र मुझे आ रहे हैं कि सर ये वाला फील्ड में अटैच हो जाइए इसमें। नहीं सर, मैं अपनी डॉक्टरी फील्ड से हूँ और मैं डॉक्टरी फील्ड में ही सस्टेन रहूँगा और मैं हूँ भी अच्छे खासे तरीके से। तो एक बात तो ये हो गया, मेरे साथ आप मेरे अच्छे खासे मित्र हैं और स्टूडेंट भी हैं मेरे, तो मैं ये बात आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। तो एक बात ये है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जैसे मैंने कहा कि नीट यूजी और नीट पीजी दोनों स्टार्ट होगा, बहुत बेहतर चीज़ है। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ आपको एक ही चैनल पर मिलेगा, हॉक एंड मेडिकल, रन बाय डॉक्टर आरपी सिंह सर, जो आपके दोस्त हैं, ठीक। तो उसमें आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी आपको दिखाई देंगी, जिससे कि आप मेडिकल का स्लॉट को कहीं भी आपको लगता है कि सर ये जैसे ट्रिपैनोसोमा आज आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्रिपैनोसोमा, तो ट्रिपैनोसोमा है, या फिर आप देखेंगे कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम आता है। क्या आता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम सेक्शन को इटैलिक फॉर्म में टेढ़ा करके लिखा जाता है, उसे मलेरिया कहते हैं, लेकिन अगर प्लाज्मोडियम स्ट्रेट लिखा जाता है तो हम उसे नॉर्मली प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड का क्या है? प्लाज्मोडियम है, या प्लाज्मोडियम इसी में है। तो अगर मैं इटैलिक तिरछी तरीके से लिखूंगा, थोड़ा टिल्ट करके लिखूंगा, तो उस कंडीशन में मैं उसे प्लाज्मोडियम ही कहूंगा, लेकिन वो प्लाज्मोडियम मलेरिया को बिलोंग करेगा। ये किस में है? ये आपके प्रोटोजोआन्स में है, जो कि प्रोटेस्टा में ही काउंट आउट है। तो दो आपके आज टॉपिक हैं जो हम स्टार्ट करेंगे, स्लाइम मोल्ड और दूसरा आपका प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हार्डली 20 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन उस 20 मिनट की क्लास में आप इस बिहाफ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और बेहतर न्यूज़ एक ये है कि जैसे मैंने एनिमेशन की बात करी, क्वेश्चन सीरीज तो आपके पास आ ही रही है और भी कुछ आपके चैनल पर वैलिड होने वाला, लेकिन डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड। अब आपको मैं 1 क्लास से 2 क्लास या 5 क्लास ऐसी रखूंगा जो 15-15 मिनट की रहेंगी, बस इसलिए रहेंगी जिससे कि आप अपने करियर की काउंसलिंग खुद ब खुद इस चैनल पर कर सके और दूसरों तक इस बात को पहुंचा सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि लैक ऑफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, इंसान की क्वालिटी सामने नहीं आ पाती अगर लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है अलग अलग रीजंस में, अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये बात तय है कि हर किसी स्टूडेंट का मेडिकल तो निकलता नहीं है, और आपने देख लिया होगा कि 2024 में क्या हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करूँगा, मुझे किसी को सिंबलाइज नहीं करना है। मैं बस इतना कहूँगा, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, और पढ़ने वाले की नॉलेज जब उसके अंदर आती है तो बवाल मचाती है, ये बात फैक्ट है। आप मेडिकल क्रॉस करने के हिसाब से ना पढ़ें, आप नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़ें, मेडिकल तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, ठीक है। टारगेट ज़्यादा, गांधी ने एक बात बोली थी, जो महात्मा गांधी रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप चांद तक सोचते हैं तो आप अपनी छत तक पहुंच पाते हैं। तो अपनी सोच को अगर आप लंबा रखेंगे तो थोड़ी बहुत अगर दूर भी पहुंचते हैं तो अच्छी दूर तक पहुंच जाएंगे।
क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतनी स्ट्रेंथ हमारे पास होती नहीं है, या जितना दूर तक का हम सोच लेते हैं उतनी स्ट्रेंथ हम गेन नहीं कर पाते, उससे कम ही स्ट्रेंथ हम गेन कर पाते हैं। तो विजन अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कभी ना बनाए, विजन हमेशा लंबा ही बनाए। पोटेंशियल तो कभी कभार बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, कभी बहुत बढ़ता है तो कभी बहुत घट जाता है, जिसको आप इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स बोलते हैं, मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट और बाहर की तरफ मूवमेंट। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके करियर में बहुत काम आएगी, और बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता भी रहूँगा मेंटली और भी तरीके से, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हम एक बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। स्टार्ट करें सर? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। टॉपिक है आज आपका स्लाइम मोल्ड। आज आपका टॉपिक है स्लाइम मोल्ड, और ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्लाइम मोल्ड क्या बताता है? स्लाइम मोल्ड क्या है? देखिए, स्लाइम मोल्ड एक्चुअली में जैसे मैंने कहा था कि जब आप प्रोटिस्टा पढ़ें तो प्रोटिस्टा में तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं। क्या? मैंने कहा स्लाइम मोल्ड वो भी है जो प्लांट की तरह बिहेव कर दे, और स्लाइम मोल्ड वो भी है जो एनिमल की तरह बिहेव कर दे। किसकी तरह? एनिमल की तरह। और स्लाइम मोल्ड वो भी है जो फंगी की तरह भी बिहेव कर दे। सर इस बात को हमें प्रूफ करना है, इस बात को हमें प्रूफ करना, उसके जर्नल कैरेक्टर्स और उसके लाइफ साइकिल के प्रोसेस में हम आराम से इसको फिट बिठा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा खींचूंगा इस टॉपिक को। बड़ा क्यों खींचूंगा? क्योंकि पैराग्राफ पढ़ते ही आपके दिमाग में एंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड आपको बताता है कि स्लाइम मोल्ड क्या है। एनिमल, प्लांट या फिर प्लांट और फंगी के तीनों कैरेक्टर्स इसके पास रहते हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड क्या है? पहली बात, ये इसका हैबिटेट क्या है? पहला बात ये होगा कि इसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट, एक्चुअल में इसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होता है, देखिए ये सेप्रोफाइटिक होता है। कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक। ये कैसा है? सेप्रोफाइटिक है। और जो भी सेप्रोफाइटिक हुआ है ऑब्वियसली वो फीड करता है। फीड ऑन यहाँ पर फीड ऑन अनदर, किसी दूसरे पर ये फीड करेगा। मतलब एक तरीके से ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, एक तरीके से ये हेट्रो और ट्रॉफिक हो जाता है। अच्छा, अगर ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। लेकिन इसके पास वेजिटेटिव बड या फिर वेजिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और इसके पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं। प्लांट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये आपका प्लांट की तरीके से फोटोसिंथेसिस करे। तो बात समझ लीजिएगा, इसमें प्लांट कैटेगरी इसलिए है क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसके स्पोर्स में सेल वॉल होती है। मैं धीरे धीरे बात को समझाता जाऊंगा और आपको बात बहुत गहरे लेवल पे समझ में आ जाएगी। फीड ऑन अनदर, मैं यहाँ कुछ और भी लिख सकता था, मैंने अनदर ही लिखा, मुझे वही ठीक लगा। तो एनसीईआरटी वही समझाना चाह रही है। सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफ के सेप्रोफिटिक हैं और फीड करते हैं किसी अनदर पर। किस अनदर पर करेंगे, इसलिए मैंने लिखा अनदर मतलब किस पर करेंगे। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ ऑर्गेनिक मैटर लिखा है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, याद रखिएगा, यहाँ ये ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड कर रहा है। ये ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब है? डेड और डिकेइंग मतलब मरा गला सड़ा, ठीक। डिकेइंग आप ना लिखें तो बेहतर, वैसे डेड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, आप ऐसा कर लें, डेड ऑर्गेनिक मैटर, आप इसको हटा दें, डेड ऑर्गेनिक मैटर कर लीजिए, दिस वन इज गुड, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो जाएगा? जैसे मैं कह दूं ब्रांच, जैसे मैं कह दूं ब्रांच, कैसी ब्रांच? स्मॉल ब्रांच कैसी? स्मॉल ऑफ ट्री। पेड़ की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उन पर ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन शर्त है कि वो डेड होनी चाहिए। टूट कर टहनियाँ जो गिर जाती हैं उसको बात कर रहा है। इसको ट्विग कहा है। क्या कहा है? ट्विग कहा है एनसीईआरटी ने। क्या कहा है एनसीईआरटी ने? ट्विग कहा है। दूसरा, लीफ की भी बात करी है, लीफ जो गिर जाती है, तो आप कहेंगे डेड ब्रांच स्मॉल ऑफ ट्री या स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री, उसे ट्विग कहा है। ट्विग एनसीईआरटी में पूछा जाता है और कहा गया, तो आप आगे पूछ लेगा लीफ। तो ये दो जो है डेड होने पर ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसे सर्वाइव करते हैं। तो उसे कैसी होगी ये? सेप्रोफिटिक, क्योंकि किसी दूसरे पर डिपेंड कर गई और हेट्रोट्रॉफिक हो गई। सर ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो पहले क्या हो गया? सेप्रोफिटिक होगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ कैसी है? मोस्ट ऑफ ये हैं, मोस्ट ऑफ कैसी हैं? डिप्लॉयड हैं। कैसी हैं? मोस्टली क्या है? डिप्लॉयड है। मोस्टली का मतलब सारी होगी, यहाँ पर ऑल लिख दिया मैंने, लो ऑल। ये ज़्यादातर या नहीं कहा जाएगा, कम छोटा ना,
पूरे ही कहोगे कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल डायरेक्टली बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। तो फिर एक बार रिपीट कर दूं, स्लाइम मोल्ड तीनों का कैरेक्टर रखती है, मैं ये प्रूफ करूंगा अभी। ऑर्गेनिक मैटर कैसा डेड होना चाहिए, तो मैंने कहा डिप्लॉयड होती है, सेप्रोफिटिक, फीड ऑन नेदर, इसी वजह से ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेगी, लेकिन डेड होना चाहिए। तो क्या ट्विग होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, मतलब टूटी हुई टहनी होनी चाहिए, ब्रांच स्मॉल ब्रांच होनी चाहिए ट्री की, जो कि ट्विग कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और कैसी है, डिप्लॉयड है, और कैसी है, सेप्रोफिटिक है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सर। इसके बाद समझिए, इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये आप कहेंगे कि सेल वॉल एब्सेंट है, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, पूरी तरीके से एब्सेंट है इसके पास, सेल वॉल एब्सेंट है, ऑन सेल, ऑन सेल, ऑन सेल, ऑन सेल जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन शर्त है सर, अगर ऐसा हुआ तो ये एनिमल कैरेक्टर शो कर रही है। कैसा? एनिमल कैरेक्टर शो कर रही है। कैसा? एनिमल कैरेक्टर शो कर रही है, ठीक है। तो एक बात तो सर आपने प्रूफ कर दी, हाँ सर मैंने एनिमल वाली बात प्रूफ कर दी। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात में कहा गया है, विच इज द सेकंड वन पॉइंट वी हैव, सेल वॉल एब्सेंट होगी ऑन सेल, तो एनिमल का कैरेक्टर हो गया। दूसरा, जो इसके स्पोर्स होंगे, इसके जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स कवर्ड होते हैं, स्पोर्स कवर्ड बाय किससे? सेल वॉल से। किससे? सेल वॉल से। और ये सेल वॉल मेड बाय आप कहेंगे सेल्यूलोज। क्या कहोगे? सेल्यूलोज। क्या कहोगे? सेल्यूलोज। तो ये कैरेक्टर किसका हो गया? ये प्लांट का कैरेक्टर हो गया। ये किसका कैरेक्टर हो गया? प्लांट का हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करेगा, ये वेजिटेटिव प्रॉपर्टी है या वेजिटेटिव प्रोसेस है। ये क्या शो कर रही है? वेजिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ये क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, या वेजिटेटिव पार्ट हो गया। किसमें? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स जो है वो स्लाइम मोल्ड के अंदर। ये बात समझ में आ गया सर? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ूँ? हाँ सर आगे बढ़िए। तो एक प्लांट का दिखा दिया कैरेक्टर, एनिमल का दिखा दिया कैरेक्टर, अब किसका बचा? फंगी का बचा। तो फंगी का भी बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं अगर आप देखें तो आप देखिएगा स्पोर्स जो हैं इन होते हैं। स्पोर्स इन कहाँ होंगे? स्पर्मेटो, या फिर आप कह दें ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। ये देख लीजिए, इसको आप क्या बोलते हैं? इतना हिस्सा जो होगा इसको बोलते हैं आप स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और इतने हिस्से को बोलते हैं आप स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया नहीं, स्पोर सेक्शन ही कहेंगे इसे, स्पोर सेक्शन। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फ्रूटनिंग बॉडी। ये क्या हो जाएगा? फ्रूटनिंग, हाँ फ्रूटनिंग बॉडी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फ्रूटनिंग बॉडी। दिस इज कॉल्ड दी फ्रूटनिंग बॉडी। तो फ्रूटनिंग बॉडी किसका कैरेक्टर है? फ्रूटनिंग बॉडी किसका कैरेक्टर है सर? ये कैरेक्टर होता है फंगी का। किसका? फंगी का। तो तीनों बातें प्रूफ हो गई। हाँ, एक तो स्पोर वाली बात हो गई, स्पोर मतलब फ्रूटनिंग बॉडी आ गया, पूरा कैसा आ गया? फ्रूटनिंग बॉडी हो गया। तो ये किसका है? फंगी का कैरेक्टर है। तो तीनों कैरेक्टर आ गए। हाँ सर, एनिमल, प्लांट और फंगी। अगर फंगी की बात करेगा तो फ्रूटनिंग बॉडी की बात करेगा, जिसमें कि स्पोर है और नीचे की साइड स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पोर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? आपको स्पोर्स दिखाई देंगे। अभी कैसे दिखेंगे? लाइफ साइकिल में सब आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब ये सर्वाइव कहाँ करेंगे? हैबिटेट क्या होगा इसका? हैबिटेट, इसका मेनली हैबिटेट क्या है? हैबिटेट। तो ये हैबिटेट कैसा है? ये हैबिटेट जो मैंने बताया वो फूड के डिपेंड पे करा, फूड, ये फूड के ऊपर बताया मैंने इसको, फूड पर डिपेंड होकर। और यहाँ जो आप हैबिटेट प्लेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, प्लेस ये कहाँ करेगा? एक्वेटिक वाटर, मतलब एक्वेटिक कह देंगे तो तीनों में आ जाएगा। किस में? फ्रेश वाटर में भी आ जाएगा, मैराइन में भी आ जाएगा, और मॉइस्ट सॉइल में भी आ जाएगा। किस में? मॉइस्ट सॉइल। ये मॉइस्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंडीशंस आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। फिर एक बार रिपीट करा लें। स्लाइम मोल्ड प्लांट, एनिमल और फंगी तीनों का कैरेक्टर रखते हैं, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन शर्त है कि वो डेड होना चाहिए। अगर ब्रांच डेड है ट्री की तो उसे ट्विग कहा है एनसीईआरटी ने, बाकी लीफ कहा, ये इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब क्योंकि दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो सेप्रोफिटिक है, जो कि हेटेरोट्रॉफ का
एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और फीड ऑन अनदर, ये तो बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है सर। सेल वॉल, इसकी सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है तो एनिमल का कैरेक्टर है, और स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल होती है, ये आपका सेल्यूलोज से है तो ये प्लांट का कैरेक्टर हो गया। तो वेजिटेटिव प्रॉपर्टी आ गई इसके पास। स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स किस में होंगे, एक पर्टिकुलर एक फ्रूटिंग बॉडी में होंगे, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है पूरी, और फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल में फंगी का कैरेक्टर होता है। तो ये तीनों बात तो हमारी यहाँ प्रूफ हो गई। बस में आ गया हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक, फ्रेश में भी, मेराइन में भी, और मॉइस्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मॉइस्ट सॉइल जैसे आपने सुना होगा ना कि अलग अलग फॉर्म्स होती है इनकी, है ना, आप पढ़ेंगे जो प्रोटोजोआन्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, सही। अब देखिए, अब आप देखें लाइफ साइकिल को अगर मैं समझाऊं तो लाइफ साइकिल आपकी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मुश्किल से 4 लाइन की है, लेकिन उस 4 लाइन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है आप इस बात को समझिएगा। देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे जी, लाइफ साइकिल, बहुत आराम से बैठ के देखना और समझना है, ठीक। लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल क्या है देख लें, देखिए समझिएगा, इजीली समझिए। मैंने कहा कि लाइफ साइकिल किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, 2 चीज़ पे डिपेंड करेगी, एक फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। और जो हमारा स्लाइम मोल्ड होता है वो मैच्योर भी होता है और अनमैच्योर मींस यंग भी होता है। तो 2 बातों को यहाँ सेट कर लें दिमाग में, मैं 2 चीज़ों को लेकर चलूँगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि आराम से बैठ के समझिएगा, ठीक। मैंने कहा इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, इन फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या हुआ कि उसके अकॉर्डिंग कंडीशन है, किसके, स्लाइम मोल्ड के अकॉर्डिंग कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर स्लाइम मोल्ड, ये किसकी बात कर रहे हैं आप, स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं, स्लाइम मोल्ड, बात आराम से समझिएगा। स्लाइम मोल्ड किस में है, फेवरेबल कंडीशन में है, मतलब यहाँ पर ये इजीली सर्वाइव कर सकती है। अगर ये एग्रीगेट कर जाए, तो मैं लिखूंगा कि स्लाइम मोल्ड एग्रीगेशन, स्लाइम मोल्ड क्या कर जाती है, एग्रीगेशन कर जाती है। जैसे ही स्लाइम मोल्ड ने एग्रीगेट किया, तो अपनी इसने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया, कहा कि मैं डिप्लॉयड हूँ और वेजिटेटिव हूँ, ठीक है। और मेरे पास प्रोटोप्लाज्म है, मेरे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, और ये प्रोटोप्लाज्म मेरा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और कैसी हो गई ये, डिप्लॉयड हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है ना सर, कोई डाउट नहीं है। तो कैसा है, स्पोरो कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेप्रोफाइट और स्पोरोफिटिक है। कैसा है, एक तो गेमेटोफिट होते हैं, स्पोरोफिटिकल, तो कैसी है, स्पोरोफिटिकल है। कैसी है, स्पोरोफिटिकल, आप लिख सकते हैं, डिप्लॉयड है तो स्पोरोफिटिकल हो गई, क्या स्पोरोफिटिकल है, कैसी है, स्पोरोफिटिकल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहीं समझ में आ जाने चाहिए। अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो आगे जाकर जो इसका पूरा लाइफ साइकिल चलेगा उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनी बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में है तो एग्रीगेट होने के बाद डिप्लॉयड, वेजिटेटिव, प्रोटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिल जाएं तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड के पास प्रोटोप्लाज्म है और स्पोरोफिटिकल है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर। जैसे ही एग्रीगेट होंगे तो एक अलग सा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाकर खड़ा कर देंगे। कैसा? देखिए ऐसा सा कुछ। कोई स्ट्रक्चर है इसकी? ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। छोटा कर लीजिए सही से थोड़ा, ये आपके सामने इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। ये क्या है? इसके न्यूक्लियस है। ये क्या है? इसके न्यूक्लियस हो गए। ये क्या हो गया? इसके न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ और भी दिखाई देगा। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ येलो कलर का, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना है आपको, ठीक है? दिमाग ला के समझिएगा। पहली बात, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन इसके पास होती है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब आप देखिएगा कि एक तो आपको इसमें दिख रहा है क्या? साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या है? साइटोप्लाज्म। और व्हाइट कलर में आपको दिख जाएगा। देखिए ये कैसा है?
अलग अलग कलर मैंने इसलिए शो किया, आपको दिख रहा होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म, दूसरा इसके पास है न्यूक्लियस, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसे है, मल्टी, न्यूक्लियस कैसे है, मल्टी। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर, मतलब ही नहीं डाउट का। तो मैंने कहा इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन दोनों को मिला दूं तो मैं कहूँगा इसके पास प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। इसके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसा है जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं समझा रहा हूं और बहुत बारीकी से पकड़ के चीज को समझा रहा हूं। तो यहां पर आप आ गए, हाँ, जो भी आपको दिख रहा है वो सब इसी में दिख रहा है, जो भी प्रॉपर्टी है सब इसी की प्रॉपर्टी है। एग्रीगेट होने के बाद स्लाइम मोल्ड इन फेवरेबल कंडीशन एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट होने के बाद ऐसा दिखेगा। अच्छा, जो ये आपको दिख रहा है ये कैसा है, यंग है। कैसा है, यंग है या अनमेच्योर है, या अनमेच्योर है। तो सर इसको हम मैच्योर कर सकते हैं स्लाइम मोल्ड को, ठीक है। अभी स्लाइम मोल्ड नहीं रह गया, अभी क्या बन गया, अभी बन गया प्लाज्मोडियम। यंग या अनमेच्योर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। क्या बन गया, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम। तो एग्रीगेट होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम। क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि स्ट्रेट लिखूंगा तो स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम होगा, टिल्ट लिखूंगा या कर्सिव लिखूंगा तो, जो कि इटैलिक लैंग्वेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका मलेरिया का प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। इसको आप मैच्योर कराएं, इसको आप मैच्योर कराएं। सर कैसे मैच्योर होगा, ये ऐसे होगा मैच्योर। कैसे कि आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्दर ग्रोथ करा देंगे, ठीक है। फर्दर क्या करा देंगे, ग्रोथ करा देंगे। जैसे ही इसकी ग्रोथ होगी प्लाज्मोडियम की, जो कि अनमेच्योर है और यंग है, तो ग्रोथ होने के बाद ये कुछ आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दिया, तो शेप में थोड़ा बड़ा है। हाँ सर शेप में थोड़ा बड़ा है। सर थोड़ा मैच तो करवा दो, ठीक है। अपनी ही चीज़ की कॉपी करनी पड़ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज में थोड़ा इंक्रीज हो गया है। हाँ सर साइज में थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। ये क्या है, कुछ इसमें न्यूक्लियस है, कुछ इसमें साइटोप्लाज्म है, जो कि प्रोटोप्लाज्म का मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोसेस को शो करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, इजीली समझ में आ रहा है, एकदम डन। क्लियर हो गया? तो मैं इसे क्या कहूँगा, दिस वन इज मैच्योर्ड, दिस वन इज मैच्योर्ड। क्या मैच्योर्ड? प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये क्या हो गया, मैच्योर्ड। ये क्या है, मैच्योर्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज और मोडियम। ये क्या है, मैच्योर्ड प्लाज्मोडियम। मैच्योर्ड प्लाज्मोडियम और अनमैच्योर्ड प्लाज्मोडियम में डिफरेंस क्या है, साइज इंक्रीज होने का है और कोई डिफरेंस नहीं है। बस होगा क्या, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जो इसके न्यूक्लियस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं डिवीजन करने की वजह से। मतलब एक तरीके से माइटोसिस हुई है, ठीक है। तो फर्दर ग्रोथ हुआ। माइटोसिस लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी लिख नहीं रही है तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन माइटोसिस होती है। आपने कहा कि यंग या फिर अनमेच्योर प्लाज्मोडियम से ग्रोथ कराई, वैसे कंडीशन में वो क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया। मैच्योर्ड होने का मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस की काउंटिंग इंक्रीज हो गई, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया। क्या साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ गया तीनों बात समझ में? हाँ सर तीनों बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके तुरंत बाद इसमें कुछ जनरेट होगा। क्या होगा, फ्रूटनिंग बॉडी इसमें जनरेट होगी। अब जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, ठीक। ये वही बना दिया मैंने जो आपको वहां दिखाया, ठीक है। तो आप वहीं से इस चीज को कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि हमको पता है कि डायग्राम आगे पीछे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये हो गया सेम, देखिए यहाँ से आप आगे आगे, ठीक है। क्लियर हुआ सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है बात। तो आगे बढ़िए, देखिए अब इसको आप आगे लेकर आए, आप इसको आगे लेकर आइए। तो मैंने क्या कहा, ये मैच्योर्ड है। क्या है, मैच्योर्ड। मैंने कहा ये मैच्योर्ड प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ये कैसा है, मैच्योर्ड प्लाज्मोडियम है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है साइज वाइज, न्यूक्लियस के वाइज और साइटोप्लाज्म के वाइज। क्लियर होगी बात? हाँ सर समझ में आ गया। अब यहाँ पर ग्रोथ आती है, क्या आती है, फर्दर ग्रोथ आएगी। अच्छा ग्रोथ जो आएगी, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, इसको आगे ले आइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम स्ट्रक्चर आएगी, सेम स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा नीचे ले लेंगे,
ठीक है, वही न्यूक्लियस लगातार डिवीजन पा रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, इसमें इस तरीके से आप देखेंगे एक बॉडी इस तरीके से जनरेट हो जाती है। ये बॉडी जनरेट हो गया, ये बॉडी जनरेट हो गया। अब जब ये बॉडी जनरेट हुआ है, ये बॉडी जनरेट हुआ है, तो इस बॉडी जनरेट में इसके सेक्शंस हैं, इसके सेक्शंस हैं। अब देखिएगा ये क्या है, इसे आप बोलते हैं, इस पर इसका नाम हमारे दिमाग से निकल रहा है, इसे स्टॉक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे दिमाग में नहीं आए, अभी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आपको याद रखना है कि बस ये फ्रूटनिंग बॉडी है। क्या है? फ्रूट, एनसीईआरटी में फ्रूटनिंग बॉडी लिखा है। ये पूरी को आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडी। लेकिन अभी मत लिखो, ठीक है। एक स्टेप काट दूँ, अगर एक स्टेप काट दूंगा तो फिर अगले पेज पे चली जाएगी, ठीक है, नहीं जाएगा फिर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हमने क्या करा लिया, ग्रोथ करा लिया। इसमें भी दोबारा क्या करा ली, ग्रोथ करा ली। और ग्रोथ जो कराई उसमें क्या बन गई, लाइक फ्रूटनिंग बॉडी, लाइक और फ्रूटनिंग बॉडी, फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटनिंग बॉडी प्रॉपर नहीं बनी है, लाइक फ्रूटनिंग बॉडी है, तो सर इसको आगे बना दीजिए। लो बना दिया, ये आपके सामने एक और बॉडी बन गई। अब आपको ध्यान रखनी है एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, क्या, जैसे ही आपने ये बनाया, जैसे आपने बनाया, तो इस बनाए हुए पार्ट के अंदर आपने यहाँ कुछ भरा हुआ था, ऐसा कुछ भरा हुआ था ना, ये भरा था, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये ट्रांसफ़र हुई, ऐसे यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, और येलो वाला भी जो है वो भी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये दोनों इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वही स्ट्रक्चर दिखाना शुरू कर देंगे। ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया। क्या ट्रांसफ़र हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। क्या ट्रांसफ़र हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ हुआ क्या है जी, यहाँ क्या हुआ है, ट्रांसफरिंग हुई है। क्या हुई है? ट्रांसफरिंग। यही एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। क्या लिखेंगे आप? ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म into fruitening body, into fruitening body, fruitening body। अब ये fruitening body है, अब ये क्या है? fruitening body है। अब ये क्या है? fruitening body है। इस पूरे को आप fruitening body कहेंगे। क्या कहेंगे? fruitening और बॉडी कहेंगे। और fruitening body किसका कैरेक्टर है? ऑब्वियसली ये फंगी का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? फंगी का। तो हटा दें हम, ठीक है, क्योंकि हमने लिख दिया था ना, इसलिए। ये fruitening body किसका कैरेक्टर है? फंगी का कैरेक्टर है। अब फर्दर इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इसके पास क्या है, ये कैसा है? 2n है। ये कैसा है? ये पूरी बॉडी क्या है? 2n है। ये जैसे मान लीजिए इसको मैं क्या कह दूँ? स्टॉक कह दूँ। क्या कह दूँ? स्टॉक कह दूँ। तो ये भी क्या है? 2n है। इसमें सब कुछ अभी तक 2n ही दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है? स्पोरोफिटिकल। कैसा दिखा रहा है? स्पोरोफिटिकल। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप तुरंत यहाँ पर क्या करा देंगे? मियोसिस। तुरंत क्या करा देंगे आप? मियोसिस। यहाँ पर आप करा दीजिए मियोसिस, मियोसिस। जैसे मियोसिस होगी तो जो 2n है वो n हो जाएगा, जो 2n है वो n हो जाएगा। अब ऐसे कर लें सीधे, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4, तो ये क्या बन गया? इसे बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। ये क्या हो गए? स्पोर्स। किसके बाद आए? मियोसिस के बाद। किसके बाद आए? मियोसिस के बाद। और याद रखिएगा, इन स्पोर्स के चारों तरफ में, इन स्पोर्स के चारों तरफ में एक पर्टिकुलर वॉल होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसके चारों तरफ में क्या है? सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किसकी बनी है? ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। और यही होता है इसका कैसा? रिप्रोडक्टिव फेज। यही इसका क्या है? रिप्रोडक्टिव। ये क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव फेज है। ये क्या इसका? रिप्रोडक्टिव फेज है। कैसा फेज है जी? रिप्रोडक्टिव फेज है। तो इसके बाद 2 फेज आए, एक वेजिटेटिव फेज आया और एक रिप्रोडक्टिव फेज आया। एक वेजिटेटिव फेज आया और एक रिप्रोडक्टिव फेज आया। एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। देखिए गौर कीजिए, मैंने 2 बार लिखाई थी। क्या क्या लिखाया था? ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव फेज और एक वेजिटेटिव फेज है। समझ में आ गया? ठीक, इस वाले हिस्से को यहाँ से हटा दें। ठीक ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। और ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सही सही सही। ये इसका क्या हो गया जी? रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। अच्छा, रिप्रोडक्टिव फेज, तो इसको हम बाहर निकाल लें। अब स्पोर्ट्स को बाहर निकाल लीजिए। स्पोर्ट्स को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लीजिए। ये जो स्पोर्ट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, आउट। स्पोर्ट्स
कम आउट, एग्जिट, ये बाहर आ गए, तो स्पोर्ट्स बाहर आ गए, स्पोर्ट्स को बाहर निकाल लीजिए, स्पोर्ट्स बाहर निकाल लीजिए, ये स्पोर्ट्स बाहर आ गए, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, इनके चारों तरफ में क्या है, सेल वॉल है, इनके चारों तरफ में क्या है, सेल वॉल है, इनके चारों तरफ में क्या है, सेल वॉल है। अब इन 4 के बारे में ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्पोर्स हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। इसके बाद के प्रोसेस को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। देखिए वही डायग्राम दोबारा बना लेंगे, एक बार मैं रिपीट कराऊंगा सारा। ये हमारे पास क्या हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, हमारे पास क्या हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, हमारे पास क्या हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। इनके चारों तरफ में क्या आ जाएगा, इनके चारों तरफ में आ जाएगा सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, और ये क्या है, स्पोर्स हैं, क्या है, स्पोर्स हैं, कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो एनसीईआरटी ने इनके बारे में छोटा सा एक पैरा लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नोट डालकर बात समझने वाली है। क्या ये कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स हैं वो एयर करंट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, स्पोर्ट्स, ये वाले जो स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, बाय एयर करंट मीन्स हवा के साथ ये ट्रैवल कर लेंगे। एक पॉइंट और लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कवर्ड बाय सेल्यूलोस, कवर्ड बाय सेल्यूलोस। दो बातें, अगर सेल्यूलोस से कवर्ड हैं, अगर ये सेल्यूलोस से कवर्ड हैं तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कैन सर्वाइव ऑफ ईयर्स। मैं इसमें एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं लिखा, हो सकता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतने साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक तो ये डिस्पर्स, एक जगह से दूसरी जगह एयर करंट के थ्रू जा सकते हैं। सेल वॉल कवर्ड है तो क्या है, ये काफ़ी सालों तक सर्वाइव करेंगे। दूसरा, सेल वॉल के कवर्ड होने से एक और इनको फ़ायदा है कि रेसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेसिस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेसिस्टेंट, क्रिएट हो जाता है इनके पास, क्रिएट हो जाता है, मतलब बाहर की चीज़ों से इनको कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो एक तरीके से कवर्ड है, काफ़ी समय तक एज अ फॉसिल फ्यूल की तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद समझ में आ गया, हाँ सच बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये क्या करेंगे, इसमें से कोई एक उठा लीजिए, इसमें से कोई एक, मान लीजिए एक उठाया हमने जो कि कवर्ड है सेल वॉल से कवर्ड है, ठीक है। इसमें से एक क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, इसमें से एक क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या कर देगा जी, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेटिंग स्पोर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट करेगा, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है। बार बार लिखने से चीज़ें याद होती हैं। कैसा है, हैप्लॉइड है। अच्छा, जैसे ही ये जर्मिनेट करेगा तो अपने 2 हिस्से कर लेगा, एक और एक 2। मान लीजिए एक ये किया इसने और एक इसने ये किया। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात समझने की है कि बोथ द गैमेट, अभी गैमेट बन गए तो क्या करेगा, जर्मिनेशन करते हैं तो क्या करेंगे, क्रिएट, ये क्या कर रहे हैं, क्रिएशन या क्रिएट गैमेट्स, क्रिएट क्या कर रहे हैं, गैमेट्स, क्रिएट क्या कर रहे हैं, गैमेट्स। तो ये जो हमारे पास मेल गैमेट हो जाता है, मेल गैमेट हो गया, ये मेरे पास मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा और ये मेरे पास फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा। एक क्या है, मेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है और एक फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो दोनों आगे जाके क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन, क्या कर जाएंगे जी, फर्टिलाइजेशन। दोनों ने आगे जाके, क्योंकि गैमेट्स हैं तो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सेल बनती है, उस सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। और ये क्या होगा, ये n होगा। ये भी क्या होगा, n होगा। ये भी क्या होगा, n होगा। बाकी सब भी क्या होंगे, n होंगे। सब के सब क्या है, गैमेटोफिटिकल हैं। जैसे इन्होंने फर्टिलाइजेशन करी, जाइगोट का फॉर्मेशन करा, जाइगोट का फॉर्मेशन करते ही, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन किया तो कॉन्टिन्यूसली जो न्यूक्लियस है उनमें डिवीजन शुरू हो जाएगी, मतलब मेनी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, लेकिन साइटोप्लाज्म का प्रोसेस डिवीजन में नहीं आएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा नो साइटोकाइनेसिस बट यस कैरियोकाइनेसिस, वो भी कैसी, कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूसली लगातार होती चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आप कुछ ऐसी से स्ट्रक्चर दोबारा पाएंगे जिसका नाम क्या होगा, अगेन प्लाज्मोडियम, कैसा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म आपके सामने बनकर तैयार हो गया। देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन लगातार हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। न्यूक्लियस का डिवीजन लगातार हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, और इस वाली फेज को कहा गया क्या, प्लाज्मोडियम। क्या कहा गया, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कैसा, बार बार मैं यही लिख रहा हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कैसा, प्रोटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो नया प्रोटोप्लाज्म बनकर तैयार हो गया। तो देखिए आप चले कहाँ से थे, प्रोटोप्लाज्म से चले थे, और आप आए भी कहाँ हैं, अगेन आप प्रोटोप्लाज्म पर ही आए हैं। तो अगर आप देखें तो आपको गौर कर ये समझ में आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ को, ठीक है। देखिए बात समझ लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड क्या है, स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल ये बताती है कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो बहुत महीन माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, छोटे हैं। लेकिन जैसे ही प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन से बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स होंगे जो एग्रीगेशन के बाद क्या बना लेंगे, एग्रीगेशन के बाद ये बना लेते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के अंदर जो भी कंटेंट है वो सब क्या है, स्पोरोफिटिकल है, मतलब डिप्लॉयड है। वेजिटेटिव सेक्शन शो करता है, कैसा शो करता है, वेजिटेटिव सेक्शन शो करता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास स्पोर वाला, ये बात आगे पीछे हो गया, इस स्पोर जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज दिखाता है। क्या दिखाता है, रिप्रोडक्टिव। कैसा दिखाता है जी, रिप्रोडक्टिव फेज दिखाता है। कैसा दिखाता है, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। प्लाज्मोडियम मेन बॉडी क्या है इसकी, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी क्या है, प्रोटोप्लाज्म। मेन बॉडी क्या है, प्रोटोप्लाज्म कह दें या और करके ले दें, और कह दें प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम ही क्या शो कर रहा है, वेजिटेटिव, ये शो कर रहा है वेजिटेटिव फेज। चलिए फर्टिलाइजेशन से पहले की बात थी, ठीक है, हाँ अब क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है, आपका वेजिटेटिव फेज शो कर रहा है, वेजिटेटिव फेज। कैसा फेज, वेजिटेटिव फेज, दिस इज द वेजिटेटिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज कहाँ से आ रहा है, स्पोर्स के थ्रू आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द स्पोर, जो फ्रूटरिंग बॉडी है, जिसको हम फंगी का ही कैरेक्टर कहते हैं। तो बात समझ लेंगे। जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड होती है, अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा यहाँ तक आए तो कैसी कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी। यहाँ पर आप कहेंगे तो यहाँ फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, कहाँ पर, यहाँ पर आते आते, दिस इज कॉल्ड दी फेवरेबल, कैसी, फेवरेबल कंडीशन। अच्छा जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जो अनफेवरेबल, सॉरी अन तो आगे ना, पहले क्या चल रही थी, फेवरेबल, इनफेवरेबल, तो मुझे लगा अनफेवरेबल लिखी है। तो ये क्या है, इन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, इसको यहाँ से इरेज कर दें, बच्चों को कंफ्यूज ना कर दें, ठीक है। मुझे लगता है कि मतलब स्टूडेंट को ना ज़रा सा इशू नहीं आना चाहिए। तो कैसा हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब एडवर्स कंडीशन है, आप ऐसे याद रखें, एडवर्स या फिर हार्श कंडीशन है। कैसी, हार्श कंडीशन है, एडवर्स या हार्श कंडीशन है। तो फिर मैंने बता दिया आपको कि क्या है, फेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड है एग्रीगेट करेगी, क्या करेगी, एग्रीगेट करेगी तो प्लाज्मोडियम बना देगी। वेजिटेटिव फेज, प्रोटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, और ये स्पोरोफिटिकल है क्योंकि सबके सब क्या हैं, सबके सब 2n हैं, सबके सब क्या है, 2n है, तो डिप्लॉयड सेक्शन हो गया, तो प्लाज्मोडियम हो गया। प्लाज्मोडियम जो बनाया उसके चारों तरफ में सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो आपने स्पोर बनाए उसके चारों तरफ में सेल वॉल है, वो भी सेल्यूलोज की, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज है। वो कैसा है, रिप्रोडक्टिव फेज, याद रखिएगा इसका रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है, फ्रूटरिंग बॉडी के अंदर जो स्पोर्स हैं जिसके चारों तरफ में सेल वॉल है, और यही आपको प्लांट शो भी कर रहा है, यही आपको प्लांट का कैरेक्टर शो कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे किसने क्या करा, फर्दर ग्रो करा। तो फर्दर ग्रो करने के बाद यहाँ मैच्योर बन गया, इससे पहले क्या था, मैच्योर, फिर क्या बना, मैच्योर, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों का फिर दोबारा डिवीजन होकर या कहो साइज इंक्रीज हुआ, फर्दर ग्रोथ होती चली गई। उसके बाद दोबारा ग्रोथ हुई, लेकिन उस कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशन। तो इसने अपने आप को ग्रोथ कराने की कोशिश की है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है, वो कैसा है, फ्रूटरिंग बॉडी की तरह है, कंप्लीटली फ्रूटरिंग बॉडी नहीं है। कंप्लीटली फ्रूटिंग बॉडी उसे कहा जाता है जिसके अंदर डिप्लॉइडिकल कंडीशन आ जाती है।
तो क्योंकि स्टॉक है और ये पूरी सेक्शन को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडी 2n है, तो जो 2n स्पोरोफिटिकल है उसी को हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे कंप्लीट मैच्योर। उसके बाद क्या देखा हमने, मियोसिस हुआ, क्या हुआ मियोसिस, और मियोसिस होते ही इसके अंदर जो 2n था वो n में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्पोरोफिटिकल गैमेटोफिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट हुआ। सेल वॉल है, प्लांट सेक्शन हो गया, सेल्यूलोज इसकी चारों तरफ में कवर्ड होती है, इसी वजह से ये सालों तक कवर हो सकता है, सालों तक बच सकता है और एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। हो सकता है आपके बाल पे बैठा हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपके कपड़ों में हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपके शहर में हो, कहीं भी ट्रैवल इजीली कर सकता है और कई सालों तक, कई हो सकता है कई 10 साल 20 साल 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है। तो ये इसकी एज को डिफाइन करता है कि काफी साल तक ये अपने आप को सर्वाइव करा सकता है, ठीक। और रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेगा, वो तो पता चल गया कि चारों तरफ में अगर सेल्यूलोज क्लियर है तो रेसिस्टेंट क्रिएट कर ही लेगा। और इसमें क्या है, ये स्पोर उठा लीजिए, एक स्पोर, तो मैं मान लीजिए मैं 2 उठा लूँ 4 उठा लूँ, तो मैंने 1 उठाया सैंपल के रूप में, तो मैंने क्या करा जर्मिनेट, तो जर्मिनेट जैसे ही करा तो 1 के 2 हो गए, जैसे ही 1 के 2 हुए तो उसने कहा दोनों बिहेव कर रहे हैं कैसे, गैमेट की तरह, तो बोथ आर बिहेविंग जस्ट लाइक द गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, क्योंकि गैमेटोफिटिकल है इसलिए हैप्लॉइड है, और जो हैप्लॉइड है दोनों जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं, ज़ाइगोट बनाने के बाद इनके साइटोप्लाज्म का तो डिवीजन नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि काउंटिंग कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो ऐसे में कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, वही प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड है, वही आपका प्लाज्मोडियम सेक्टर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। तो ये आपका स्लाइम मोल्ड पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया। इसके बाद एक सेक्टर और पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर दी एंड, आपका चैप्टर पूरा दी एंड। देखिएगा, आपसे कहा गया है, बुक आप बताती है, आपकी बुक क्या बताती है कि हमारे पास प्रोटोजोआन्स हैं। क्या है? प्रोटोजोआन है या प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआन्स हैं। तो प्रोटोजोआन्स, उसने कहा कि प्रोटोजोआन्स बेसिकली वो क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव एनिमल है, प्रिमिटिव एनिमल मतलब एनिमल से पहले हैं। तो याद कीजिएगा कि ये कैसे होते हैं, एक तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर है, दूसरा हीटरोट्रॉफिक होते हैं, हीटेरोट्रॉफिक होते हैं, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, हीटरोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो तीनों बातें इस बात को बताती हैं कि एनिमल से पहले की क्वालिटी है, सेम एनिमल के जैसी क्वालिटी है, बस यूनिसेल्युलर की जगह मल्टी सेल्युलर कर दिया तो सब के सब एनिमल की तरफ जंप मार जाएंगे। किसकी तरफ? एनिमल की तरफ जंप मार जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, प्रोटोजोआन क्या है, प्रिमिटिव एनिमल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? प्रिमिटिव एनिमल की तरह बिहेव करता है। अगर मैं देखूं तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। कितनी? 4 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। इसकी पहली स्टेज में क्या जाएगा? पहली स्टेज में आता है आपके पास अमोएबॉइड, अमोएबॉइड और प्रोटोजोआन या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। पहला क्या है? अमोएबॉइड या फिर अमीबॉइडल प्रोटोजोआ। सेकंड में हमारे पास आ गया फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एनसीईआरटी में सीक्वेंस्ड है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और थर्ड में हमारे पास आ जाता है सीलिएटेड, सीलिएटेड कैसा? सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। एट लास्ट में स्पोरोजोआ, जो मतलब इसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्स दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ, मलेरिया में जैसे आप 12th क्लास वाले स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको एक बात और याद आ जाएगी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में मेंशन कर रखा है। क्या? स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो आपने पढ़ा होगा जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर्स डिफरेंट लाइक, अलग अलग तरीके के आपको। क्या मेरी क्लास प्रॉपर चल रही है? हेलो, ठीक है। ये कब से गिरा हुआ है भाई? शिट, अभी गिरा हो शायद। ठीक है, चलिए। हमें पढ़ाते समय कुछ याद नहीं रहता है और फिर हमें बाद में दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया और चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स क्या है? डिफरेंट और डिफरेंट टाइप के हैं। तो आप देखिए ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में आपको दिखा रखा है, जैसे आपको दिखा रखा होगा, अगर आप 12th वाले स्टूडेंट हैं तो देख लेंगे, ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट है ना, और स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट याद आया? मलेरिया, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम याद आया? प्लाज्मोडियम। लेकिन कैसा लिखूंगा? अभी लिखता हूं, देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये कैसी लैंग्वेज है? इटैलिक है। कैसी है? इटैलिक है। और इटैलिक लैंग्वेज में टेढ़ा करके लिखा जाता है क्योंकि साइंटिफिक नेम होते हैं। कैसे?
साइंटिफिक, कैसे हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, कैसे होते हैं, साइंटिफिक नेम। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है जो बारीक बारीक, अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूंगा तो कैसा हो जाएगा, वो आपका अभी जो आपने पढ़ा स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ये किसका प्लाज्मोडियम है, ये आपका प्रोटोजोआन के लास्ट सेक्शन स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम है। तो ये मलेरिया को इंडिकेट करता है, किसको, ये मलेरिया को इंडिकेट करता है, शोइंग ऑफ मलेरिया, 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 ठीक है, मलेरिया। तो और क्या जाएगा, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, ट्रोफो और जोइट, और आपका आ जाएगा मीरोजोइट, मीरोजोइट। अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूं तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, हार्मफुल डिजीज कॉज करते हैं, मतलब हार्मफुल स्टेज शो करते हैं एक तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे आपके आरबीसी को खत्म करते हैं। आरबीसी के अंदर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को हिमाटिन कंडीशन बना देते हैं, जो जहर क्रिएट करती है, ठंडा और गर्म फीवर आता है उससे आपको, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। मलेरिया में होता है ये आपका टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाड्रेटिक, मतलब इस तरीके से चलता है। तो कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ वॉलवॉक्स होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के आपको दिखाई देंगे। मैं 12th में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल बताऊंगा इसकी, ठीक है। वो जूलॉजी में है, ये बॉटनी चल रही है, वहाँ नहीं जाना भी आपको, समझ में आ गया। हाँ सर, एमोवाइडल में क्या है, ये तो अमीबा ही है, ये तो अमीबा है, ये तो अमीबा है सर, ये तो अमीबा है। अच्छा, जो फ्लैजिलेटेड है, ट्रिपैनोसोमा, फ्लैजिलेटेड में क्या है, ट्रिपैनोसोमा, दिस इज कॉल्ड ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक। ट्रिपैनोसोमा बेसिकली सीसी फ्लाई में होता है, क्या होता है, सीसी फ्लाई में, वो अपने मुंह से जब स्टिंग करती है, बाइट करती है, तो ट्रिपैनोसोमा छोड़ देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सीसी मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, मैं भी बता रहा हूँ उसको, ठीक है। और सीलिएटेड में आप कहेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो पैरामीशियम पे करना है, क्योंकि पैरामीशियम के बारे में ज़्यादा बता रखा है, ठीक है। तो मैं अमीबा से शुरू करूंगा, फ्लैजिलेटेड, यही सब एक एक करके बताता हूँ, तो ठीक है। जितना एनसीईआरटी देती है उतना मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक। फर्स्ट पे आ जाइए, फर्स्ट है आपके पास अमोएबॉइड या बॉइडल, क्या, प्रोटोजोआ, अमोबॉइडल प्रोटोजोआ। तो देखिए बड़ा आसान है सर, होगा क्या, इसमें एक वर्ड लिखा है फॉल्स फीट, क्या लिखा है, या तो कह दो सूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, या तो आप कह दें सूडोपोडिया, या कह दें फॉल्स फीट, या कह दें फॉल्स फीट, या क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। इसका मतलब क्या है, झूठे पाँव, झूठे पाँव, झूठे पाँव, ये क्या होता है, ऐसा सा कुछ है। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा ने क्या करा, एक्सटेंशन करा, एक्सटेंशन ऑफ क्या, प्लाज्मोडियम, आया क्या, प्लाज्मोडियम, मतलब अपने, या कह दो प्लाज्मोडियम तो नहीं कहेंगे, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि हायर लेवल छोड़ दो, चीज़ें छोड़ दो, मतलब बता दूँ आपके ऊपर छोड़ दूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो उसी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन या एक्सटेंसिव ऑफ किसका, प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म एक्सटेंशन करेगा तो देखने में कैसा लगेगा, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये जो बॉडी है इसी को हम बोलते हैं क्या, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। इसका मतलब क्या होगा, और ये क्या काम करती है, ये करती है कैप्चर करती है, ये कैप्चर करती है, कैप्चर किसको करेगी, अपने प्रे को, अपने दुश्मन को करेगी। और क्या करती है, इससे न्यूट्रिशन लेती है, न्यूट्रिशन मतलब एक तरीके से खाना हो गया, ठीक है। क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक होता है ये स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है जी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। आई थिंक आवाज़ आज अच्छी गई होगी क्लास में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, हाँ सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी, बहुत ईजी, ठीक है। कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, पानी में, कीचड़ में भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी होना चाहिए। दूसरी बात समझिए, दूसरा हमारे पास है फ्लैजिलेटेड, आसान है, फ्लैजिलेटेड, सेकेंड फ्लैजिलेटेड क्या, प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आप देखिए, इसमें बस एक ही नाम लिखा हुआ है, क्या, प्लाज्मोडियम। क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम। ये हटाओ इसको, प्लाज्मोडियम। सीधा बात पर आते हैं सीआरटी की, ठीक है। उसने बोला है कि, उसने बोल दिया यहाँ पर सीसी फ्लाई, सी फ्लाई, ये एक बर्ड टाइप मतलब इंसेक्ट टाइप होती है, जो बाइट कर ले, अगर बाइट कर दे तो अपना प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। क्या छोड़ दिए, प्लाज्मोडियम, क्या छोड़ देगी, प्लाज्मोडियम मतलब अपनी लार छोड़ देगी, और उस लार में क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा, क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा।
और ट्रिपानोसोमा से क्या होता है, डिजीज़ होती है। क्या होती है, डिजीज़ कॉज होती है। उस डिजीज़ का नाम क्या है, उस डिजीज़ का नाम क्या है, उस डिजीज़ का नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या होता है, स्लीपिंग और सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि भाई आपको दिन में तो नींद आती है लेकिन नाइट में नींद नहीं आती और जॉइंट में पेन होता है। ये 3 इसकी कंडीशंस है, ठीक है। दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद सीलिएटेड है। उसके बाद क्या है, सीलिएटेड, देन स्पोरोजॉइड तो मैंने वही बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट में देख लीजिए स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड तो बता दिया ना, स्पोरोजॉइड, मीरोजॉइड और ट्रोपोजॉइड तो बता दिया। अब क्या है, सीलिएटेड है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट के फेवर की बात कर रहा हूँ। किसकी, नीट के फेवर की बात कर रहा हूँ। देखिए समझिए मेरी बात, आप प्रोटोजोआ को जब भी देखें, सॉरी सीलिएटेड, मेरे मुंह से प्रोटोजोआ ही निकलना है, मतलब सीलिएटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ को देखें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम। क्या आ जाएगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। जूते की शेप का होता है, कैसा, जूते की शेप का। देखिए समझिए, ऐसा होता है पैरामीशियम। आप पहली एक एक करके बात इसकी नोट करते जाएं और आप तुरंत समझते जाएंगे। इस तरीके से इसके चारों तरफ में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पैरामीशियम के चारों तरफ होते हैं। पहली बात समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सीलिया, ये क्या है, सीलिया। और सीलिया का अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट होता है। और ये लोकोमोशन में काम आती है और क्या करती है, प्रे को कैप्चर भी कर लेती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन के काम भी आती है, न्यूट्रिशन के काम भी आती है कौन, सीलिया। तो तीनों काम इसी के होते हैं। वैसे ही काम उधर भी था, जो पीछे आपने लिखा था किसमें, फ्लैजिलेटेड में था। अब सीलिया कितने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ, याद रहेगा। थाउजेंड्स ऑफ जो सीलिएटेड होते हैं, इसमें चारों तरफ में सरफेस रहेंगे किसके, पैरामीशियम के, जो क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। उसके बाद देखिए अब इसमें होगा क्या, ये जो सीलियाज होते हैं, ये सीलियाज क्या करते हैं, मूवमेंट करेंगे तेजी से, मतलब पानी में तो रहते हैं क्योंकि वो एक्वाटिक है। ये क्या करेंगे, चारों तरफ एक तरीके से वाटर करंट, मतलब करंट शो करते हैं। वाटर करंट मतलब एक तरीके से फ्लो बना देंगे पानी का, किसका, पानी का फ्लो बना देंगे। तो क्या करते हैं, क्रिएट वाटर करंट, क्रिएट वाटर और करंट, सराउंडेड, ये चारों तरफ में अपने वाटर करंट को क्रिएट करते हैं, अपने चारों तरफ में वाटर करंट को क्रिएट करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, इससे क्या होता है, फॉर, किस चीज़ के लिए करते हैं, फॉर कैप्चरिंग फूड, कैप्चर फूड एंड प्रे। एक्चुअल में दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, इनको प्रे पकड़ते तो फूड ही आ जाएगा। तो ये इनके बाहर की साइड में माउथ होता है, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये माउथ है, ऐसे खुला रहता है इनका माउथ, ये माउथ हो गया इनका। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड माउथ, दिस इज कॉल्ड माउथ। ये क्या है, माउथ को, उसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा माउथ है तो माउथ ही बोलूंगा, माउथ है तो माउथ बोलूंगा। और कुछ कह सकता हूँ, ग्रूव कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ओरल ग्रूव, ओरल और ग्रूव, ओरल ग्रूव भी कह सकता हूँ, ठीक है। बक्कल कैविटी नहीं कहूँगा, तो ओरल ग्रूव कह सकता हूँ, माउथ कह सकता हूँ। तो एनगल्फ के लिए काम आते तो ग्यूलेट भी कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ग्यूलेट ग्रूव भी कह सकता हूँ, ग्यूलेट ग्रूव भी कह सकता हूँ। तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, माउथ तो आएगा ही नहीं, कॉमन सा नेम है। तो मान लीजिए बाहर से इसके पास फूड आया, चारों तरफ पे पानी था, इसके चारों तरफ में पानी बना लीजिए। मान लीजिए इसके चारों तरफ में यहाँ पानी है, मान लीजिए चारों तरफ में इसके यहाँ क्या है, पानी है। उस पानी में क्या करा इसने, करंट फ्लो करा, और करंट फ्लो करने पर इस तरीके से एक पर्टिकुलर फूड को इसने अपने अंदर ले लिया, इसने फूड को अंदर ट्रांसफर कर लिया। क्लियर हो गया, फूड को इसने क्या करा, अंदर ट्रांसफर कर लिया, किसने, पैरामीशियम ने। किसके थ्रू, सीलियास के थ्रू। तो देख रहे हैं फूड है, ये क्या है, फूड है, ठीक है, फूड है। अब ये फूड ऐसे इसकी तरफ अंदर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, माउथ, ओरल ग्रूव या फिर ग्यूलेट ग्रूव के अंदर जा रहा है। तो ये चला गया, बिल्कुल गया सर। अब ये अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद ये कुछ ऐसे डायग्राम के अंदर आके फंस जाएगा। ये फूड जो है ऐसे डायग्राम के अंदर आके फंसेगा, और इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल है, दिस इज कॉल्ड द फूड और वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल का कोई कुछ खास काम है सर, सारे काम इसका है। फूड वैक्यूल किसके काम में आता है, इसका फंक्शन होगा कि डाइजेशन करता है। क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा। क्या कर देगा, डाइजेशन ऑफ
फूड का क्या कर देगा, डाइजेशन। ऐसा नहीं होता कि केवल इसमें फूड आए, इसके साथ साथ में इसमें वाटर भी आता है और एक्सेस अमाउंट में आता है, अच्छे खास अमाउंट में। तो जो वाटर को देखिए, फूड के लिए तो फूड वैक्यूल है, उसी तरीके से वाटर के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें क्या आ जाएगा, पानी भर गया, इसमें क्या भर गया, पानी आ गया, इसमें क्या स्टोर कर लिया, पानी, इसमें क्या स्टोर कर लिया, पानी। और पानी किसके थ्रू आया है ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब ये किसके थ्रू आया, ये किसके थ्रू आया, अब इसमें केवल यही नहीं, इसमें पानी भी आया है, इसमें यही नहीं, फूड नहीं, केवल पानी भी आया है। देखिए पानी भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फूड के साथ पानी ना आए। तो फूड तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, पानी यहाँ ट्रांसफर हो गया। पानी कहाँ गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और फूड कहाँ गया है, फूड वैक्यूल में, डाइजेशन करा फूड का। अब कुछ अनडाइजेस्टिव फूड होगा जो कि बाहर की साइड निकाल दिया जाएगा, अभी मैं निकाल के बताऊंगा, पहले पानी पहुंचा दो अपनी जगह। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है, सॉरी ये कलर विजिबल नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या, वैक्यूऑल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूऑल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसका एक ही फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें वाटर जो है आउट कर देगा, वाटर को आउट कर देगा या फिर बैलेंस कर देगा, या तो पानी बाहर फेंक देगा या पानी को बैलेंस कर देगा इसकी बॉडी में। क्लियर होगा, दोनों काम समझ में आ गया। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ये तो समझ में आ ही रहा है। अब क्या होगा, जितना भी फूड इससे खाया गया, खा लिया, डाइजेस्ट किया गया, कर दिया, लेकिन जो फूड इससे डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बाहर की साइड फेंक दिया जाएगा। तो ये जो फूड है बाहर फेंक दिया जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मैं कह दूंगा दिस इज कॉल्ड दी अनडाइजेस्टिव फूड। ये क्या है, अनडाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड। ये क्या है, अनडाइजेस्टिव फूड है। अच्छा, जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी में थोड़ी रखा जाएगा, उसको भी बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक कैविटी है, या कह दो एक ओपन स्फिंक्टर टाइप है, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। तो सर इसका भी कुछ नाम होगा, हाँ इसका नाम होता है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपका, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, ओरल ग्रूव, यहाँ पर है एनल ग्रूव, ये है ग्यूलेट ग्रूव, उसे बस एनल ग्रूव कहा जाएगा। तो ये क्या होता है, ये देखिए ये क्या हो गया, आउट हो गया, आउट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड, आउट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। और किससे गया, एनल ग्रूव से, किससे गया, एनल ग्रूव से गया है, किससे गया है, एनल ग्रूव से। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, सर बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब इसमें आप दो स्ट्रक्चर देखेंगे, एक स्ट्रक्चर यहाँ होगा कुछ ऐसा सा, और एक स्ट्रक्चर यहाँ होगा कुछ ऐसा सा। सर ये क्या बना दिया आपने, ये कलर करना था, नहीं कलर नहीं करना था, इसके अंदर कुछ बनाना था। ये स्ट्रक्चर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी स्ट्रक्चर। पहला इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं, मैक्रो और न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। इसके पास कितने न्यूक्लियस हो गए, दो, तो कैसा हो गया, डाइमॉर्फिक हो गया, कैसा हो गया, डाइमॉर्फिक। तो दो न्यूक्लियस है तो डाइमॉर्फिक है, डाइमॉर्फिक है, डाइमॉर्फिक है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। बताइए कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको ना समझ में आया हो। ये किसकी वजह से है, टैबुलिन प्रोटीन, किसकी वजह से, टैब्यूलिन और प्रोटीन, टैबुलिन प्रोटीन। आया बात समझ में। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछने लायक चीज़ है। पहली बात ये होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसका है, पैरामीशियम का है। किसका है, पैरामीशियम का। पैरामीशियम में क्या बताया गया है, बहुत सारी नाम है इसमें जो आपको देखने पड़ेंगे। पहला, चारों तरफ में पानी है, ये पानी के अंदर सर्वाइव करेगा, मतलब ये एक्वाटिक है। ये कैसा है, एक्वाटिक है। पहली बात ये हो गया, ये एक्वाटिक होता है। ये कैसा होता है, एक्वेटिक है, ठीक है। ये कैसा है, एक्वाटिक है। एक तो एक्वाटिक है, चारों तरफ में सीलिया है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज के पास हो सकती हैं, थाउजेंड ऑफ सीलियाज इसके पास हो सकती हैं। कितनी, थाउजेंड ऑफ सीलियाज इसके पास हो सकती है। सीलिया होती है 9+0 अरेंजमेंट की, टैबुलिन जो कि लोकोमोशन करेगी, जो कि प्रे को कैप्चर करेगी, न्यूट्रिशन को पकड़ेगी। न्यूट्रिशन जब पकड़ती है तो पानी और फूड दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा पानी और फूड दोनों गए हैं। किसके थ्रू गए हैं, माउथ के थ्रू या ओरल ग्रूव के थ्रू या फिर ग्यूलेट ग्रूव के थ्रू। और आप याद रखिएगा ये क्या कर रही है, क्रिएट द वाटर करंट सराउंडिंग, अपने चारों तरफ में वाटर करंट का फ्लो करती है और पानी तेज घूम जाता है, जिसकी वजह से खाना इसकी तरफ आता है, एक तरीके से सक्शन पैदा कर रही है। तो कैप्चर फूड और प्रे के लिए करा जाता है। तो वो आया, तो इसमें आया। आने के बाद क्या हुआ, यही फूड यहाँ ट्रांसफर हो गया
और ये पानी यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यहाँ से फूड ट्रांसफर हुआ तो किस में गया, फूड वैक्यूल में, तो डाइजेशन करा, जो अनडाइजेस्टेड था वो बाहर निकाल दिया किसके थ्रू, एनल ग्रूव के थ्रू। उसके बाद जो वाटर था वो किस में चला गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो एक ही काम करते हैं जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। इसकी वजह से पानी को हमेशा बाहर नहीं निकाला जाता, पानी को बैलेंस भी किया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है, दोनों काम किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर ही फेंका जाए। उसके बाद क्या है, दो इसके पास न्यूक्लियस है, तो डाइमॉर्फिक कंडीशन होगी, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, एक बड़ा होता है और एक छोटा। यहाँ आज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हो गया दी एंड। क्या हो गया, दी एंड। इट्स गुड न्यूज़, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार खत्म कर दिया। तो क्या बोलूँगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 01 लेक्चर आई थिंक 06 to 07 इसमें लेक्चर लगे हैं। मतलब हमने 7 घंटे 8 घंटे में बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर को ख़त्म किया है। आई थिंक देख लेंगे, पता नहीं ख़त्म है कि नहीं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा इतना हो गया। ऐसा भी हो सकता है कुछ रह गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रह गया हो, तो ये हमने कर दिया, डन, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहाँ ख़त्म की जाती है, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी कई बार इसको रिपीट करिएगा, क्योंकि स्लाइम मोल्ड लगते आसान है, हवा हो जाते हैं दिमाग से, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लेक्चर को बार बार देखिए, और बार बार देखने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। बार बार देख के लिखिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, ज़्यादातर लोगों के पास भेजिए। उससे क्या होगा कि लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुँचने की एक साधन हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, मान लीजिए मैं 6 महीने के बाद पैसा लेना शुरू कर दूँ तो क्या फ़ायदा, आप अभी से कर लीजिए जितना आप फ्री में कर सकते हैं। तो ये तो बात है कि मैं आज नहीं तो 1 साल के बाद, मैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ, ठीक, तो आज नहीं तो कुछ समय के बाद मैं इसे ऑब्वियसली मैं इसे अकॉर्डिंग टू जो रिकॉर्ड रहेंगी क्लासेस, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगी, वो चार्जेबल होंगी। लेकिन अभी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों के पास सही कंटेंट पहुँचे, फ्री में पहुँचे। हाँ, ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे फ्री में कंटेंट देना चाहिए तो मैं दूंगा, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं केवल वही चीज़ सोच के बैठा हूँ, ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत का कुछ मुझे फल मिलना चाहिए, सिलेक्शन आपका, और मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब मैं छुपा नहीं रहा, ऐसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा सर, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो करूँगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या ये सब समझ में आ गया, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, मैच्योर और अनमेच्योर कंडीशन हो गया, फ्लोटिंग बॉडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, बहुत बढ़िया। स्पोर का कंडीशन आ गया, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गया। कहीं लिखा है कि सर आपने रिप्रोडक्टिव फेज़ है, कैसा फेज़ है जी, रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव कैसा फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रोटोजोआन पढ़ा दिए, प्रिमिटिव एनिमल, यूनिसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक। क्या क्या आ गया इसमें, अमोबॉइड आ गया, फ्लैजिलेटेड आ गया, सीलिया आ गया, और ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें 3 कंडीशंस मैं बता रखी हैं, एनसीईआरटी बता नहीं रही लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली आपको मलेरिया के बारे में डिस्कस किया गया है, वो मैंने कंडीशंस बता दी, क्योंकि अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को इसमें दिखाया गया है, बोला नहीं गया, मतलब दिखाया मतलब बोलना चाह रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस छू कर बता दिया। और क्योंकि इसने 12th क्लास में दिया है तो ऑब्वियसली पूछने लायक चीज़ बन जाती है। तो स्पोरोजोइट, ट्रोपोजोइट और मीरोजोइट, ट्रिपैनोसोमा डिजीज़ कर रहा है, मतलब क्या है, ट्रिपैनोसोमा छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पैदा कर देगा। तो ये तो आसान है, इसमें क्या बताएंगे, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या होगा, डे में नींद आएगी, नाइट में नींद नहीं आएगी, और जॉइंट पेन होगा डेफिनेटली, ठीक है। बाकी आपके सामने ही है। चलिए, थैंक यू क्लास। फिर मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये चीज़ भेजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा कंटेंट उन्हें मिल रहा है। और आज चैप्टर मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया। एक बार मैं गो थ्रू कर लूँगा, कि टेक्निकल टीम से बात कर लूँगा कि कहाँ तक पहुँचे हम, उसके आधार पर मैं डिसाइड कर लूँगा कि कैसे है और क्या है। अगर मुझे लगा कि कुछ मुझे 1 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है, जो इस चैप्टर में पिछले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली पढ़ा दूँगा। एक बात ये हो गया। दूसरा, क्वेश्चन की जब स्टार्ट होने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि भाई आप ही का फ़ायदा है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं और आगे पढ़ाता जाऊँगा तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्यों, स्टार्टिंग में आप देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अजीब लगता है बोलना, ठीक है, टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइप है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने आप जानता है, ठीक है। जिसको प्रॉफिट चाहिए उसको ज़रूरत, उसको बताना नहीं होता कि कैसे प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अगर मुझे लगता है कि पूरा हो गया चैप्टर, नहीं तो इसी चैप्टर में जो बचा वो देखेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग।